ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं। बजट आ चुका है और बजट में आखिर किस तरह से किसको क्या मिला है, ये एक अहम मसला भी है और इसी मसले पर हम लगातार बात कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ इसमें निकल कर आया, ये बजट किसके लिए भी था। और आईएनसी के उपाध्यक्ष इस वक्त हमसे जुड़ रही हैं भावना शाह। भावना जी, समय मुंबई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बजट आ चुका है, सबसे पहली प्रतिक्रिया इस बजट पर क्या है? हाँ, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच हाँ जी। बजट आ चुका है, पहली क्या प्रतिक्रिया है इस बजट के आने के बाद आपको? बजट मुझे अच्छा लग रहा है। उसमें कुछ भी नया मतलब कुछ भी नेगेटिव नहीं है। जो आम आदमी के लिए भी कुछ है, इंडस्ट्री के लिए भी कुछ है और एग्रीकल्चर सेक्टर, इन्फ्लेशन के लिए जो आज की समस्याएं हैं हमारी इकोनॉमी की, जो उनको एड्रेस किया गया है। करप्शन वगैरह की बात की गई है, उसके बारे में कुछ और किया नहीं गया है। जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि हमने जैसे देखा है कि एग्रीकल्चर को बहुत स्टिमुलस यहाँ पर दिया है, एजुकेशन को बहुत इंकरेजमेंट यहाँ पर दी गई है, इंसेंटिव्स दिए गए हैं। इतना सारे इंसेंटिव्स देने के बाद क्या आपको लगता है जो फिस्कल डेफिसिट ये सबसे बड़ी समस्या थी, उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? नहीं, क्योंकि जो फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि ये बार जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा और जो एक्सपेंडिचर है उनको वो बैलेंस कर पाएंगे और फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल कर पाएंगे। अगर वो कंट्रोल होगा तो फिर इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको लगता है कि जो जितने बेनिफिट दिए जा रहे हैं, जैसे अभी डिफेंस पर 1,64,000 करोड़ के आसपास खर्च होगा, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट इसमें करीब 1.5 लाख करोड़ के आसपास फंडिंग का प्रावधान किया गया है। एजुकेशन के लिए जो 2 स्कीम्स है उसमें 73,000 करोड़ का प्लानिंग अभी किया हुआ है। इतना सारा पैसा इन जगह पर जाने के बाद जो डेफिसिट आज हम देखते हैं, क्या वो डेफिसिट बढ़ेगा नहीं अगर ग्रोथ रेट मेंटेन नहीं होता है तो? हाँ, सही है। ग्रोथ रेट मेंटेन होना है, टैक्स में ब्रेंसी रहेगी तो उससे जो रेवेन्यू आएगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ पब्लिक सेक्टर का डिसइन्वेस्टमेंट होगा, उसमें से भी कुछ कलेक्शन होगा। अगर ये सब होता है तो कंट्रोल होगा। तो आप मानती है कि इंडस्ट्री इसके बारे में बहुत होपफुल है कि ग्रोथ रेट बरकरार रहेगा? जी हाँ, क्योंकि उन्होंने जो स्टेप्स लिए हैं वो इंडस्ट्री को बेनिफिट करेंगे। जैसे कि सबको आशंका थी एक्साइज ड्यूटी बढ़ जाएगी, तो एक्साइज ड्यूटी बढ़ी नहीं है। सर्विस टैक्स का रेट वही रखा गया है। कस्टम्स ड्यूटी में थोड़ा एडजस्टमेंट किया गया है जो स्पेसिफिक इंडस्ट्री को जरूरी था। अगर और साथ में थोड़ा और इंसेंटिव दिए गए हैं तो उससे इंडस्ट्री को बूस्ट तो रहेगा, ग्रोथ को बूस्ट रहेगा। बिल्कुल, तो इंडस्ट्री को तो बूस्टअप यहाँ पर मिलता हल्का सा दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम टैक्सेशन की बात करें भावना जी, जिस तरह से बहुत हल्का सा छूने की कोशिश की गई है, यहाँ पर महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ रही है, जिस रफ्तार से टैक्सेशन में छूट की बात सामने निकल कर आई है, आपको लगता है बैलेंस बन भी पाया है इसमें? इनकम टैक्स में छूट दी गई है, वो डायरेक्ट टैक्स कोड में वो 2 लाख की एग्जम्पशन लिमिट करनी थी, तो 1 साल बीच में मिल गया तो उसमें 20,000 रुपया बढ़ा दिया। उससे लोगों के हाथ में थोड़े पैसे ज्यादा रहेंगे, बहुत ज्यादा नहीं रहेंगे। उससे तो डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, मतलब कि इन्फ्लेशन के कारण लोगों को थोड़ा ये लगेगा कि मेरे हाथ में पैसे ज्यादा है, लेकिन डिमांड तो है ही। और वो डिमांड के सामने सप्लाई का इश्यू था जिसको उन्होंने एड्रेस करने की कोशिश की है। पर्टिकुलरली आप देखें तो जो मार्केट्स का है, एग्रीकल्चरल मार्केट्स का, कि मिडलमैन निकालने की बात की गई है जी। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट की बात है जिससे मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स वगैरह ज़्यादा बढ़ेगा। फूड ग्रेन का जो स्टॉक हमारा होता है उसके मैनेजमेंट की बात की गई है, तो उससे आम लोगों को थोड़ी तो राहत होनी चाहिए। जी,
भावना जी, हम ये पूछना चाहेंगे कि डायरेक्ट टैक्स कोड के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में जो कहा गया है कि 2012 हाँ। में ही इस पर अमल किया जाएगा, और जैसे हम देखे हैं कि डीटीएस के लिए जो स्टेप्स लेने चाहिए थे वो दिख रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में डायरेक्ट टैक्स कोड का इम्प्लीमेंटेशन इस साल के अंत तक हो पाएगा? अभी देखिए, डायरेक्ट टैक्स कोड बिल में पार्लियामेंट्री कमेटी सबकी बातें सुन रही है। उन्होंने ऑलरेडी एक कंसल्टेशन मिनिस्ट्री से कर लिया है। अभी हमारी इंडस्ट्री और लोगों से कंसल्टेशन चल रहा है, तो वो सब करके ईयर के एंड तक में वो डायरेक्ट टैक्स कोड बिल तैयार हो ही जाना चाहिए। तो हम उम्मीद कर सकते हैं अगले फिस्कल ईयर में उसका इम्प्लीमेंटेशन भी होगा? जी जी, मैं तो बहुत होपफुल हूँ। दूसरी मुझे एक ये भी खुशी हुई कि ब्लैक मनी के लिए कोई स्कीम नहीं की, क्योंकि आप देखिए तो ज़्यादातर आम जनता जो है वो लोग के पास इतना ब्लैक मनी नहीं है, और वो लोग जो अपना टैक्स खुद भरते हैं, आज इतना सारा टैक्स में मेजर पार्ट सेल्फ असेसमेंट से ही आता है जो लोग अपने आप भरते हैं। अगर ब्लैक मनी की स्कीम आती है तो उनको ऐसा लगता है कि फिर हमने ऑनेस्टली टैक्स क्यों भरा। जी, ब्लैक मनी को तो वो एक अच्छी बात है। जी भावना जी, ब्लैक मनी पर कंट्रोल पाने के लिए जो एक पॉपुलर मेजर हमेशा लिया जाता है कि सेल्फ डिस्क्लोजर स्कीम अनाउंस हो जाती है, या हायर डिनोमिनेशंस की करेंसी जो है वो हटा दी जाती है, वो विड्रॉ की जाती है। क्या आपको लगता है इनमें से किसी योजना को घोषित करना जरूरी था? नहीं, एक्चुअली मैं ये मानती हूँ कि वो जो डिस्क्लोजर स्कीम है वो नहीं करनी चाहिए, जिसे हम एमनेस्टी स्कीम भी कहते हैं, क्योंकि जो लोग अपना टैक्स खुद भरते हैं उन लोगों के लिए तो फिर ये एक डिसएडवांटेज हो जाएगा। डिसऑनेस्टी और टैक्स इवेशन को प्रीमियम मिलेगा। अभी बाकी स्टेप्स क्या लेने चाहिए, तो उसमें उन्होंने सिर्फ अभी यही कहा है कि हम सब ट्रैक कर रहे हैं, हमारे पास काफ़ी डेटा है, अभी उसको कितना इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होगा वो देखना है। तो भावना जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ और एक मेहमान यहाँ है, पार्थसारथी जी। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी ये जो बात हुई है कि एसीजेड्स को मैट के अंदर वो टैक्स करेंगे, प्रॉमिस करते वक्त ये कहा था कि एसीजेड में आने वाली इंडस्ट्री ये टैक्स फ्री होगी, किसी भी किस्म का टैक्स वहाँ पर नहीं लगाया जाएगा, लेकिन आज मैट की घोषणा वहाँ पर हुई है। क्या आपको लगता है इससे इनकरेजमेंट होगी या डिस्करेज हो जाएंगे एसीजेड में आने वाले निवेशक? डिस्करेज होगा। टैक्स अभी आप देखिए प्रॉफिट मार्जिन इतना कम हो रहा है, ऑन द टॉप ऑफ दैट टैक्स पे करना पड़ेगा।